नमस्ते, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विशु वारदात तक एक और नई कहानी के साथ। साथियों, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आते हैं आज की कहानी पर। मैं बात कर रहा हूँ भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की। दिल्ली के अंबेडकर नगर में दिल्ली के अंबेडकर नगर में एक परिवार घर से बाहर इलाज के लिए गया हुआ था। जब वह घर लौटता है तो देखता है कि उसकी बेटी मृत पड़ी हुई है। अब पिता जाता है, अपनी बेटी को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बेटी बिल्कुल भी बोल नहीं रही थी। अब माँ देखती है तो माँ रोने लगती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। अब फौरन ही हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देता है। अब इसी बीच डॉक्टर को कुछ शक होता है। डॉक्टर पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस आती है और जांच पड़ताल शुरू करती है। घर वालों से पूछताछ में पता चलता है कि माता और पिता लड़की के बाहर इलाज के लिए गए हुए थे और जब घर पर आए तो सामान बिखरा हुआ था और लड़की बोल नहीं रही थी और बॉडी गर्म थी। अब पिता को लगता है कि शायद वो जिंदा हो, इसलिए वो हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। अब पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और जाती है उस लड़की के घर। लड़की के घर जाती है तो देखती है तो ऐसा लग रहा था प्रथम दृष्टया कि मामला चोरी का है। कोई चोरी करने के लिए आया था और लड़की ने उसे देख लिया और फिर चोरों ने उस लड़की का कत्ल कर दिया। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो एक ऐसी हकीकत सामने आती है कि दोस्तों, इसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रहता, परेशान रहता। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। एक ऐसा केस जिसमें पुलिस उलझती हुई नजर आ रही थी। पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कातिल कौन है। लेकिन एक छोटी सी गलती और फिर कातिल पकड़ा जाता है। तो साथियों, इस कहानी की शुरुआत होती है बिहार से। बिहार का पटना का रहने वाला अंकित के परिवार में उसके माताजी, पिताजी और एक छोटी बहन। छोटी बहन अपना पढ़ाई लिखाई करती थी और उसके पिताजी फल की दुकान चलाते थे। और जो अंकित रहता वह रिक्शा वगैरह चलाता था, ऑटो वगैरह चलाता था। धीरे धीरे समय बढ़ता गया। अब अंकित भी बड़ा होने लगा था, उधर उसकी बहन भी बड़ी हो रही थी। शादी की जिम्मेदारियां भी बढ़ रही थी। बहन की शादी करनी थी। खास कोई दुकान फल की चल नहीं रही थी। पिता भी काफ़ी परेशान रहते। अब इधर अंकित के सर पर जिम्मेदारियां पूरी तरह से मड़राने लगती हैं। अब अंकित माँ तो थोड़े बहुत पैसे कमाता था पटना में ऑटो चलाकर, लेकिन उससे सिर्फ परिवार का पेट पालन ही हो पाता था, घर का खर्च ही चल पाता था। 1 रुपया भी वो बेचारा बचा नहीं पाता था। अब अंकित अपने दोस्तों से बात करता है, अपने परिवार में बात करता है तो उसके पिताजी कहते हैं, बेटा ये ऐसे काम नहीं चलेगा। बहन की शादी करनी है और तुम्हारी भी शादी करनी है। एक काम करो कि तुम कमाने के लिए बाहर निकलो, बड़े शहर जाओ। यहाँ पर मैं अपना ठेला वगैरह लगाता हूँ, यहाँ से फल वगैरह बेचकर मैं घर का खर्च चलाने की कोशिश करूँगा, तुम बाहर चले जाओ। अब वो एक अपने दोस्त से बात करता है, दिल्ली अपने दोस्त से बात करता है। बात करने के बाद उसका दोस्त कहता है कि देखो, तुम ऑटो वगैरह चलाना जानते हो, आओ तुम्हें यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा पैसा मिलेगा, मैं तुम्हें ऑटो दिलवा दूंगा और यहाँ पर अच्छे खासे पैसेंजर मिलते हैं, पैसा भी अच्छा मिलेगा। अब अंकित घर वालों से अपनी इजाज़त लेता है और दोस्त के कहने पर एक बैग पैक करता है और पहुँचता है पटना स्टेशन। पटना स्टेशन से टिकट लेता है और दिल्ली जाने वाली ट्रेन में चढ़ जाता है। अब वह देखता है कि जो जनरल बोगी रहती है उसमें काफ़ी भीड़ है। अब वो स्लीपर क्लास में चढ़ता है और स्लीपर क्लास में जैसे ही चढ़ता है उसे टीटी पकड़ लेता है। अब टीटी पकड़ता है तो उसका चालान करता है, पेनाल्टी देता है और पेनाल्टी देने के बाद अब अंकित उस बोगी में बैठा रहता है, यानी कि स्लीपर का चार्ज लेता है टीटी और उसे छोड़ देता है। अब जिस सीट पर वह बैठा था, आगे जाते ही एक बेहद ही खूबसूरत लड़की जिसकी उम्र 17 साल रहती है, नाम रहता है सोनम। सोनम आकर उसी सीट पर बैठती है और वह अंकित से कहती है कि ये मेरी सीट है, आप इसे खाली कर दीजिए। अंकित कहता है कि देखिए मैडम, सीट आपकी है, लेकिन मुझे भी दिल्ली जाना है, मैं बहुत परेशान हूँ। लड़का बेहद हैंडसम रहता है, पढ़ा लिखा भी रहता है। तो लड़की सोचती है ठीक है, बैठने देते हैं। अब लड़का कहता है कि ठीक है, मैं जैसे ही रात होगी मैं यहाँ से चला जाऊँगा, फिलहाल अभी बैठने दीजिए।
सोनम कहती है ठीक है कोई बात नहीं, आप बैठिए। अब दोनों बैठते हैं और बैठकर बातचीत करने लगते हैं। बातचीत करते करते लड़का सोनम को बताता है कि वह ऑटो चलाने का काम करता था, लेकिन पटना में उसे अच्छे खासे पैसे नहीं मिलते थे। इससे उसका परिवार नहीं चल पाता था, बहन की शादी करनी है तो अब वह दिल्ली जा रहा है। लड़की बताती है कि वह अभी दिल्ली के अंबेडकर नगर में रहती है और वहीं वह एक बड़े कॉलेज में पढ़ाई करती है। अब इधर लड़का पूछता है कि आप यहाँ कैसे, तो बताती है कि मैं भी पटना के दानापुर की रहने वाली हूँ। मेरे पिता रिटायर्ड अधिकारी हैं जो कि बिहार से ही पुलिस महकमे से रिटायर्ड हुए और दिल्ली में जाकर अब हम लोग रहते हैं और वहीं अंबेडकर नगर में ही लड़की का पर्सनल मकान है। अब इधर लड़का और लड़की एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं, एक दूसरे को जानने लगते हैं। अब धीरे धीरे बातचीत करते करते अब रात भी ट्रेन में दोनों साथी गुजारते हैं। दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब लड़की लड़के का नंबर ले लेती है और लड़का वहाँ जाकर पहुँचता है दिल्ली और दिल्ली से आने के बाद वो अपने दोस्त के कमरे पर जाता है। कमरे पर जाने के बाद अब वो अपने दोस्त के साथ एक ऑटो वाले मालिक के पास जाता है, वहाँ बात करता है। बातचीत कर वह अब ऑटो ले लेता है और चलाने लगता है। अब धीरे धीरे 10 से 15 हज़ार रुपये महीने अब अंकित कमाने लगा, अपने घर पैसे भेजने लगा। लेकिन एक दिन इसी बीच जो लड़की रहती है वह उसे फ़ोन करती है। फ़ोन करने के बाद उससे पूछती है तुम कहाँ हो, तो बताता है कि मैं ऑटो चला रहा हूँ। लड़की अपने स्कूल का एड्रेस देती है और वहाँ पर उसे आने के लिए कहती है। अंकित अपना ऑटो लेकर उधर जाता है उसके स्कूल के पास। वहाँ जैसे ही पहुँचता है लड़की को देखकर बहुत खुश होता है। दोनों मिलते हैं और मिलकर लड़की बातचीत करती है और अपने घर छोड़ने के लिए कहती है और इसी बीच लड़का उसे उसके घर छोड़ता है। अब लड़का भी नंबर ले लेता है, दोनों में दोस्ती हो जाती है, बातचीत होने लगती है धीरे धीरे। जब भी लड़की को ज़रूरत पड़ती थी वह उसका ऑटो बुलाती थी और उससे आया जाया करती थी। अब समय बीतता गया। लड़की जब 12वीं में जाती है तो 12वीं में उसी के एक क्लासमेट जिसका नाम रहता है मयंक से उसकी दोस्ती हो जाती है। अब मयंक भी तेज़ तर्रार रहता है, काफ़ी अच्छे घर का लड़का रहता है, बड़ा कॉलेज रहता है। अब दोनों की दोस्ती इस कदर मयंक और सोनम की होती है कि दोनों एक दूसरे को अब चाहने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ बाइकों पर इधर उधर, कभी पार्क कभी रेस्टोरेंट घूमते थे, समय व्यतीत करते थे। अब धीरे धीरे समय बीतता गया। दोनों की जो दोस्ती थी अब चाहत में बदल जाती है मयंक और सोनम की। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। जो सोनम थी वो अपने प्रेमी मयंक के लिए जान देने को भी तैयार थी, उसको जी जान से मोहब्बत करती थी। जो भी मयंक कहता था वो सोनम करने को तैयार रहती थी। कभी किसी होटल में तो कभी किसी जंगल झाड़ियों में लेकर सोनम के साथ जाता था, समय व्यतीत करता था। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन सोनम जब मयंक को फ़ोन करती है और पूछती है कि तुम कहाँ हो, तो बताता है कि वह घर पर है। लेकिन सोनम जब एक रेस्टोरेंट में जाती है तो वह देखती है कि उस रेस्टोरेंट में मयंक किसी लड़की के साथ बैठा हुआ है। अब वह देखकर उसे किसी और लड़की के साथ वो परेशान हो जाती है। वहाँ से वह वापस चली जाती है, रोने लगती है। अब शाम को जब मयंक को फ़ोन करती है कि तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने झूठ बोला, तुम किसी और लड़की के साथ डेट कर रहे थे और मैं रेस्टोरेंट गई थी तो मैंने देखा कि तुम किसी और लड़की के साथ थे। वह लड़की कौन है? अब मयंक कहता है कि वो अभी उसकी बहुत अच्छी दोस्त है। अब उस दिन दोनों में बात हुई थी और उसका फ़ोन मयंक एक बार रिसीव करता है और दोबारा जब वो फ़ोन कर रही थी रेस्टोरेंट पहुंचने के बाद तो वो फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा था, वह उसे अनदेखा कर रहा था। अब सोनम को लगता है कि वह मुझे धोखा दे रहा है, वह मुझे प्यार नहीं करता बल्कि मेरे जिस्म से प्यार करता है। अब फिर अगले दिन जब मयंक फ़ोन करता है कि सोनम तुम कहाँ हो, आज बहुत मन कर रहा है तुम्हें प्यार करने का, आओ चलो चलते हैं किसी होटल पे। तभी जो सोनम रहती है वह उस लड़के को मयंक को मना कर देती है। कहती है तुम जिस लड़की के साथ घूम रहे हो तुम उसी के साथ घूमो। आज तक तुमने जो भी कहा मैंने किया। इतने महीने हो गए, कई महीनों से मैं तुम्हारे साथ रही हूँ। मैं तुम्हें बेहद प्यार करती थी लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया, मेरे दिल को तोड़ दिया। अब दोनों मयंक और सोनम की दोस्ती वहीं से टूट जाती है। अब इसको लेकर
सोनम काफ़ी परेशान रहती थी। सोनम मयंक को बेहद प्यार करती थी, उसके बगैर एक पल भी नहीं रह पा रही थी। अब वो जब परेशान हो जाती, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि जिस मयंक के लिए, जिस प्रेमी के लिए वो इतना कुछ करती थी, जो भी वो कहता था करती थी, और उसके एक धोखे ने उसे तोड़ कर रख दिया था। अब किसी और लड़की के साथ उसका रिलेशन अब उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रही थी। तभी उसको ऑटो ड्राइवर, जो ट्रेन में लड़का मिला था, जिसका नाम अंकित रहता है, अंकित की याद आती है। अब अंकित को फ़ोन लगाती है और बातचीत करने लगती है। पूछती है, तुम कहाँ हो? अंकित कहता है कि मैं ऑटो चला रहा हूँ, अक्षरधाम मंदिर के पास में हूँ। तभी लड़की कहती है, एक काम करो, तुम ऑटो लेकर एक रेस्टोरेंट का एड्रेस देती है और वहाँ उसे बुलाती है। बुलाने के बाद दोनों रेस्टोरेंट में बैठकर बातचीत करते हैं। अंकित पूछता है, क्या बात है, तुम आजकल बहुत उदास लग रही हो, आखिर ऐसा क्या है, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? अब लड़की रोने लगती है। रोते हुए उसका हाथ पकड़ती और कहती है, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया है। वो मुझे प्यार नहीं करता था, मेरे साथ बस जिस्म का संबंध बनाता था। अब मैं उसे बेहद प्यार करती हूँ, उसके बगैर मैं रह नहीं पा रही हूँ, लेकिन उसके धोखे से मैं टूट चुकी हूँ, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। लड़का कहता है, अब इसके लिए क्या किया जा सकता है, तुम उसे भूल जाओ। अब वहाँ से लड़का जब ऑटो में उसे बैठाता है, लेकर जाने लगता है, लड़की उससे बातचीत करते करते कहती है, एक काम करो कि आज शाम को तुम मुझसे मिलो फ्री होकर, मुझे कुछ काम है। अब लड़की जब शाम होती है, फिर से ऑटो वाले को फ़ोन करती है, मयंक को, अंकित को, और अंकित को फ़ोन कर उसे लेकर एक होटल में जाती है। होटल में जाने के बाद उस लड़के अंकित के साथ वो एक कमरे में ठहरती है और पूरी रात उसके साथ बातचीत करती है। बातचीत करते हुए अंकित से वो कहती है, देखो मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ, मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं मयंक को भूल जाऊँ, और इसके लिए तुम्हें मुझे मेरा साथ देना होगा। अंकित कहता है, देखो मैं बहुत छोटा आदमी हूँ और मैं तुम्हें कैसे प्यार कर सकता हूँ, और मैं तुम्हारी बिरादरी का भी नहीं हूँ। अब सोनम कहती है, कोई बात नहीं, मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ, मुझे सहारे की ज़रूरत है। अब अंकित बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे की बाहों में आ जाते हैं और घंटों तक एक कमरे में दोनों एक दूसरे के साथ गुजारते हैं। साथ गुजारने के बाद अब रात ज़्यादा होने लगती है तो लड़की अपने घर चली जाती है। अंकित उसे छोड़कर अपने घर चला जाता है, कमरे पर चला जाता है। कुछ दिन और गुजरता है, करीब 1 से 1.5 महीने गुजरते हैं। लड़की के पेट में दर्द होने लगता है, उसे अजीब अजीब सी हरकतें महसूस करने लगती है। तो वह अंकित को फ़ोन कर बताती है कि मैं कुछ परेशान लग रही हूँ, बीमार लग रही हूँ, मुझे कुछ दिक्कतें लग रही हैं। अब अंकित को कुछ शक होता है, वह मेडिकल स्टोर से कुछ चीज़ें लाकर देता है जिससे पता किया जा सके कि कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। लड़की चेक कर बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। अब जैसे ही वो प्रेग्नेंट है बताती है, अंकित का चेहरा उतर जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह एबॉर्शन की बात कहता है। लड़की कहती है कि नहीं, सभी को पता चल जाएगा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अब लड़की परेशान होने लगती है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अंकित कहता है कि देखो मैं शादी करने के लिए तुमसे तैयार हूँ, अगर तुम्हारे घर वाले तैयार हो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, और जो तुम कहोगी वो मैं तुमसे करने के लिए तैयार हूँ। लड़की कहती है कि अगर मेरे मम्मी पापा को पता चला तो मेरा बहुत बुरा हश्र होगा, मैं घर भी नहीं बता सकती, मैं क्या करूँ। तभी परेशान रहती है। अब एक दिन वो वेटिंग कर रही थी, तभी उसकी माँ देख लेती है। माँ को कुछ शक होता है, बेटी से पूछती है। बेटी बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब माँ की हवाइयाँ उड़ जाती हैं, वह रोने लगती है और बेटी को थप्पड़ मारने लगती है कि तुमने क्या किया। अब यह बात माँ अपने पति से बताती है। अब उसका पति सोचता है, जो पिता होता है वह अपने बेटी को डांट फटकार लगाता है। अब वह एक डॉक्टर के पास लेकर जाता है, इलाज कराता है, तो पता चलता है कि करीब 2 से 2.5 महीने की प्रेग्नेंट है। अब लड़की भी परेशान रहती, अपने पिता से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। उधर अंकित से बातचीत करती, तभी करीब 2 दिन गुजर जाते हैं। करीब 7 अगस्त साल 2022
जो लड़की का पिता रहता है, रिटायर्ड अधिकारी अर्जुन सिंह, वह अपनी पत्नी को लेकर इलाज के लिए शहर बाहर जाता है। जब इलाज कर शाम को इलाज करवा कर अपनी पत्नी का इलाज कराने के बाद जब वो घर लौटता है तो देखता है कि कमरा खुला हुआ है और सामान बिखरा हुआ है। सब अंदर जाता है तो देखता है कि उसकी बेटी मृत पड़ी हुई है। अब जैसे ही उसकी पत्नी ये सब देखती है, वो चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है, बॉडी गर्म रहती है। लोग उसे लगता है कि शायद यह बच्चा है, शायद इसने आत्महत्या की होगी। अब उसे लेकर के एक हॉस्पिटल जाया जाता है पास के, तो डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। लेकिन तभी डॉक्टर की नज़र गले पे पड़ती है। ऐसा डॉक्टर को प्रतीत होता है कि लड़की का गला दबाकर हत्या किया गया है। फौरन डॉक्टर पुलिस को फ़ोन करते हैं। मौका वारदात पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस घर वालों से पूछताछ करती है और बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पिता बताता है कि वो हॉस्पिटल गए हुए थे उसकी माँ के इलाज के लिए, और जब आए तो घर पर बेटी मरी हुई थी, सामान बिखरा हुआ था। उधर पोस्टमार्टम हो रहा था और इधर पुलिस जाकर घर पर जांच पड़ताल कर रही थी। फॉरेंसिक टीमें भी जाती हैं। तो ऐसा कुछ खास पुलिस को मिला नहीं वहाँ। पुलिस को लगा कि शायद कोई व्यक्ति चोरी करने की नीयत से आया था और शायद लड़की ने देख लिया हो और लड़की का कत्ल हो गया। लेकिन तभी एक हैरान कर देने वाली खबर आती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कि लड़की प्रेग्नेंट थी, 3 महीने की करीब प्रेग्नेंट थी। अब जब पुलिस को लड़की प्रेग्नेंट होने की बात पता चलती है तो उसे लगता है कि मामला प्रेम प्रसंग का है, शायद उसके बॉयफ्रेंड ने उसे मारा होगा। अब घर वालों से पूछताछ होती है। माँ बताती है कि ये बात मुझे पता थी कि वह प्रेग्नेंट है। मैंने उसके पिताजी को भी बताया। उसके पिताजी उस अपनी बेटी को डॉक्टर के पास ले गए थे और वह बहुत जल्द एबॉर्शन करवाने वाले थे। लेकिन अब पुलिस अंकित को गिरफ्तार करती है, कॉल डिटेल्स निकालती है लड़की सोनम के मोबाइल की। तो अंकित से बातचीत होती थी। अंकित जो ड्राइवर रहता है उसकी कॉल डिटेल्स निकाली जाती है। अंकित पकड़ा जाता है। लेकिन अंकित से जब पूछताछ होती है तो सारी बात बताता है। लेकिन वो बताता है कि लड़की एक दिन मुझे होटल ले गई थी तो प्रेग्नेंट हो गई मेरे से, लेकिन मैंने उसका कत्ल नहीं किया है, मैं उसके घर पर नहीं जाता था। अब पुलिस को कोई क्लू ऐसा नहीं मिल रहा था कि जिससे यह साबित हो सके कि अंकित उसके घर जाता था। तभी पता चलता है कि उसका पुराना बॉयफ्रेंड भी था, उसने धोखा दिया था, इस वजह से वह नाराज़ रहती थी। अब पुलिस उसकी भी जांच पड़ताल करती है, लेकिन वह शहर से कई महीनों से बाहर था। अब पुलिस परेशान हो जाती है। जब पुलिस परेशान हो जाती है तो फिर से एक बार शक की सुई परिवार वालों पर जाती है। अब उसके पिता से पूछती है कि उस दिन आप कहाँ थे। वो बताता है मैं अपनी बीवी को लेकर हॉस्पिटल गया हुआ था। हॉस्पिटल पुलिस पहुँचती है और चेक करती है, कैमरा वगैरह चेक करती है तो पता चलता है कि वाकई में वो हॉस्पिटल में था। लेकिन जब उसकी बीवी डॉक्टर के पास गई थी तो उस समय वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, बाहर जाते हुए दिखाई देता है। और जब मोहल्ले में कैमरा चेक किया जाता है कॉलोनियों में तो वहाँ पर भी वो आते जाते दिखाई दे रहा है। और उसके बाद पुलिस उससे जब कड़ाई से पूछताछ करती है तो एक पिता टूट जाता है और कहता है कि मैंने बदनामी के डर से अपने पति को हॉस्पिटल लेकर गया और उसी बहाने कोई मुझ पर शक न करे, किसी कुछ पता न चल सके। और मैं घर पर आया तो मेरी बेटी सो रही थी और मैंने तकिए से उसका मुंह दबाकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और फिर मैं फ़ौरन ही हॉस्पिटल पहुंच गया। यह मामला चोरी का हो, किसी को पता न चले, बदनामी न हो, किसी को पता न चले, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और जेल भेज देती है। इधर अंकित भी अपनी प्रेमिका की याद में रो रो कर भी उसका बुरा हाल रहता है। इधर उसकी माँ को नींद नहीं आती, वो भी परेशान रहती कि बेटी की एक छोटी सी गलतियों की वजह से पिता ने इतनी बड़ी गलती कर दी और पिता इज्जत संभालने के चक्कर में अपनी बेटी का ही उस व्यक्ति ने कत्ल कर दिया और आज सलाखों के पीछे है। तो साथियों, ये थी पूरी कहानी। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।